दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। अगर हम बात करें देश की वर्तमान स्थितियों की, तो जो हालात हैं उससे आप सब परिचित हैं कि कोरोना की दहशत लगातार फैल रही है। और कोरोना से बड़ा जो एक मुद्दा है जिस पर सभी को चिंतन करने की ज़रूरत है, वो है देश की इकोनॉमी। देश की इकोनॉमी को लेकर जो हालात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी जो हालिया में एक रिपोर्ट आई है जीडीपी को लेके कि -24% वो डाउन चल रही है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम बात करेंगे। अजय कपूर जी हमारे साथ, जो हमें इस फील्ड के काफ़ी जानकार हैं, बारीकी से नज़र रखते हैं, वो हमें बताएंगे। सर, देश की जो मौजूदा हालात हैं और इकोनॉमी को लेकर जो एक लोगों में आशंका है जी, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, मैं जब इस जीडीपी के बारे में बात करूं तो क्योंकि मैं जेएंडके से हूं तो इसको मैं मुद्दे को मेनली जेएंडके से डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले हमें नेशनल लेवल पे एक ओवरव्यू लेना बड़ा ज़रूरी है। अप्रैल और मई में जैसे कि पूरा लॉकडाउन रहा, एसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई भी सर्विसेज अलाउ नहीं करी गई, सारी नॉन एसेंशियल सर्विसेज को बंद कर दिया गया। 2 महीने पूरा लॉकडाउन रहने की वजह से अपना जीडीपी का एक इतना बड़ा स्टीप फॉल आना था ही, लेकिन इतना ज़्यादा हम लोग नीचे चले जाएंगे इसकी कभी आशंका नहीं थी। हम लोग अगर देखें तो ये जो इसको हम लोग अगर पैरामीटर्स पे अलग अलग और इंडस्ट्री और सर्विस वाइज इसको अगर हम लोग एनालिसिस करें तो हमारा एग्रीकल्चर ही एक ऐसा फील्ड था जिसने हमारी इस जीडीपी को कंपनसेट किया है। अदरवाइज़ हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सर्विसेज की बात करें और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की बात करें तो हमारा जो जीडीपी की डाउनफॉल है वो 50% से भी ऊपर है। हम लोग 18% एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी जीडीपी में और 3% का ग्रोथ हमें मिला। उसका ये भी रीज़न था कि लेबर्स को अपने घरों में भेज दिया गया। एग्रीकल्चर सीज़न था, वीट का सीज़न था, लोगों ने काम किया और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ने उसको कंट्रीब्यूट किया और हमारी जीडीपी में थोड़ा सा एक हम लोग उसकी फ़िगर को एक संभालती हुई फ़िगर दिखा पाए। अदरवाइज़ तो ये फिगर्स जेन्युइनली अगर हम देखें तो ये तो 50% से भी नीचे हम लोग चले गए हैं और ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है देश के लिए भी और इकॉनमी के लिए भी। और जो हालात इस टाइम मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विस सेक्टर में हो गए हैं वो उस पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत टाइम लगेगा। और अगर आप प्योर मैथमेटिकल और इकोनॉमिक पैरामीटर्स को देखते हुए चलें तो हम लोग ऑलरेडी 2016 से 8% से देश की रीस्ट्रक्चरिंग और रीफर्बिशिंग के में 3% तक आ गए थे। अगर हम 2020 के 19-20 के लास्ट क्वार्टर की करें तो 3% पे थे और अगर हम उसी पेस को अगर दोबारा भी मेंटेन करते हैं तो हमें 8 क्वार्टर से पहले हम लोग वापस स्टेबल नहीं हो पाएंगे, ऐसा नज़र आता है। तो सर, क्या हम इसे आर्थिक मंदी जो पीछे से आ रही है उसी को एक आगे सिलसिला बढ़ता हुआ कहेंगे, या इसको क्या हम क्या बोलेंगे इसको? देखिए, आर्थिक मंदी ग्लोबली थी। कोरोना ने उस चीज़ को एग्रीवेट कर दिया। खाली हिंदुस्तान नहीं, बाकी सारे मुल्क भी जो हैं वो 10% से लेके 20%, 25%, 30% इन सब फिगर्स में ही जीडीपी की डिमोशन की बात करें या डी ग्रोथ की बात करें उसी बैंड में है। लेकिन इंडिया में हम लोगों ने इसको संभालने के लिए काम तो किया। हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को और बाकी सेक्टर्स को रिलीफ पैकेजेस दिए। गवर्नमेंट ने लोन्स रेज़ किए, गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स दे के फंड्स रेज़ किए, डिसइन्वेस्टमेंट करी। एक अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को उन्होंने 20% उनके वर्किंग कैपिटल का गवर्नमेंट गारंटी पे और पैसा दिया कि लोग प्रोडक्शन कर पाएँ और हम लोग किसी न किसी तरह इस मंदी से बाहर निकल पाएँ और इस कोविड की जो महामारी है इसकी वजह से जितनी भी आर्थिक परेशानियाँ आ रही हैं उसको हम लोग किसी तरह रिकवर कर पाएँ। लेकिन इन सब चीज़ों पे हम जो मेरा अपना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग व्यू है कि हम लोगों ने प्रोडक्शन पे तो काम किया और एक मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और ये जितनी भी सर्विस सेक्टर्स और ये जितने भी कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर्स हैं जीडीपी के, उनको उठाने के लिए हम लोगों ने
एक तरफ को तो सपोर्ट किया, पैसा दिया, लेकिन हम लोगों ने कंजम्पशन पे बिल्कुल और डिमांड पे ध्यान नहीं दे पाए हम लोग। और मेरे हिसाब से अगर हम लोग इकोनॉमी में डिमांड क्रिएशन पे काम करें, अभी भी टाइम है। अगर हम एक कंज्यूमर को की बाइंग कैपेसिटी को बढ़ाने की तरफ काम करें तो कहीं ना कहीं हम इस जो वी शेप रिकवरी की बात करते हैं या सोचते हैं, जब तक हम लोग उस पर काम नहीं करेंगे तब तक ये रिकवरी जो कि 8 क्वार्टर में दिख रही है वो और भी डिले उसमें आ सकता है। उसके लिए सबसे बड़ा मेजर जो है वो एक करेंसी इन्फ्यूजन का है। डेफिनेटली देखिए, हम लोग एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, इन्फ्लेशन उसमें एक मेजर इम्पैक्ट रखता है, लेकिन इस सब मंदी से निकलने के लिए और इस सब गिरती हुई जीडीपी को संभालने के लिए और वापस रिकवरी के लिए इन्फ्यूजन ऑफ करेंसी एक बहुत बड़ा मेजर है जो गवर्नमेंट को लेना चाहिए, ताकि हम लोग कंज्यूमर के हाथ में पैसा आएगा, डिमांड मार्केट में जनरेट होगी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने जितना भी आज की डेट में स्टॉक डंपिंग या जितनी भी प्रोडक्शन कर रखी है, उनको एग्जिट मिलेगा तो ही वो आगे रॉ मटेरियल वालों को, अपने लेबर ड्यूज़ को, अपने बैंकों की जो जिनको मॉनिटोरियम मिला है 6 महीने का और 1 महीने का, कल से इनको और एक बढ़ावा 1 महीने का उसमें दिया गया है। इन सब चीज़ों का डेफिनेटली, लेकिन हमको तो इन सबको तो उसका इंटरेस्ट, उनकी ईएमआईज़ और अपने लोन्स की रीपेमेंट तो करनी ही करनी है। वो अभी नहीं करेंगे, 2 महीने में शुरू करेंगे, 3 महीने में शुरू करेंगे, अल्टीमेटली तो करना पड़ेगा। अगर हम लोग उस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे तो हमारा देश का फाइनेंशियल सिस्टम भी कहीं ना कहीं उसको भी डीग्रोथ देखनी पड़ेगी फर्दर। तो फाइनली जो मैं दोबारा इस पॉइंट पे आ रहा हूँ कि अपनी करेंसी इन्फ्यूजन जो है वो इस टाइम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक बायर के हाथ में पैसा आएगा, एक हमारी इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेशन में आएगा, डिमांड रेज होगी और कंजम्पशन होगी, और एक कंजम्पशन होने से ही हमें टेक ऑफ मिलेगा। और जो वी शेप रिकवरी की हम बात करते हैं वो अभी तो पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है और स्लो लग रही है, लेकिन इस फिगर से भी फिर भी हम लोग काम करेंगे। जैसे हम प्री कोरोना में काम कर रहे थे तो मैं देखता हूँ कि 8 क्वार्टर्स तो कम से कम लगेंगे, हम लोग अपने देश को स्टेबलाइज कर पाएंगे और वापस प्री कोरोना फेज़ में आके उसी लेवल से जीडीपी को दोबारा एक ट्रैक पे चढ़ा पाएंगे। सर, अगर हम देश के साथ साथ हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में तो जो इकोनॉमी है वो 5 अगस्त 2019 के बाद से ही लगातार लॉस में चल रही है, क्योंकि जब 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 ख़त्म करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उसके बाद कुछ देर तक यहाँ पर कड़ी पाबंदियाँ रही, उसकी वजह से यहाँ से ट्रेड को असर पड़ा। उसके बाद फिर जैसे ही वो थोड़ा बहुत संभलने लगा था तो फिर कोरोना का ये सिस्टम शुरू हो गया। तो जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो, उसे तो हम, क्योंकि वो बेसिकली फ्रूट पे है या टूरिज़्म पे है, टूरिस्ट आ नहीं रहा है, फ्रूट जो प्रोडक्शन है उसको बाहर भेजने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली हम लोग रीस्ट्रक्चरिंग स्टेज पे थे। हम लोग स्टेट से एक यूटी की तरफ एक हम लोगों का ट्रांसमिशन फेज़ था, लेकिन उस फेज़ में अभी हम लोग होमवर्क कर ही रहे थे। उनका लीगल स्ट्रक्चर, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अभी इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में था, तो हमें ये कोरोना का मुख भी देखना पड़ गया। लेकिन बदकिस्मती है हमारे स्टेट की, हमें बहुत बड़ा एक दोबारा हम लोग कोरोना की वजह से डीग्रोथ की तरफ दोबारा एक बार हम लोग चल पड़े, इससे पहले कि हम यूटी में सेटल होके हम एक ट्रांसफॉर्म होते और ग्रोथ की एक नई राह देखते। बिज़नेस की बात करूं मैं यहाँ, तो मेनली हम लोग यहाँ टूरिज़्म पे थे और वैली मेनली जो है वो फ्रूट, ड्राई फ्रूट, हैंडीक्राफ्ट पे था, और जम्मू जोन जो है वो टूरिज़्म के अलावा ट्रेडिंग हब था। यहाँ पे हम लोग कोई मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है और मेजर कोई और इंडस्ट्री या मेजर कोई और बिजनेसेस नहीं है। लेकिन कोरोना की वजह से बहुत सेटबैक है, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट
में दिखते हैं। एसेंशियल गुड्स के अलावा हम लोग जैसे पहले 2 महीने में कुछ भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाए, उनकी तकलीफ़ थी। वैष्णो देवी का 1 करोड़ के आसपास का टूरिस्ट है, जितना भी वो यहाँ पे गरीब या अमीर या कुछ भी है, जो भी यहाँ पे एक यहाँ वो स्पेंडिंग करके जाता है, उस स्पेंडिंग से हमारे इस जोन को बहुत बड़ी सपोर्ट मिलती है। कश्मीर में टूरिज़्म की सपोर्ट थी वो और ट्रैवल वालों की सपोर्ट थी, वो भी सपोर्ट ऑलमोस्ट इस डर और इस कोरोना की वजह से वो भी पूरे बंद पड़े हैं और उन लोगों का सर्वाइवल भी बहुत टफ हो रहा है। फ्रूट के बारे में अगर बात करूं तो इस बार की फसल जो है अच्छी है। फसल मार्केट में फ्रूट आना शुरू हो गया है, कहीं ना कहीं कश्मीर जोन को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ नेशनल हाईवे की परेशानियों और उसकी रुकावट की वजह से उसमें भी डिलेज़ आ रहे हैं। होपफुली जैसे गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर सपोर्ट किया, अगर इस साल सपोर्ट करेगी तो वैली का से जो भी रेवेन्यू आएगा फ्रूट के से वो उस इकॉनमी को थोड़ा सपोर्ट करने पे काम में आएगा। सर, हाल ही में जो कश्मीर ट्रेडर्स हैं उन्होंने एक सर्वे किया, उसमें उन्होंने कहा कि 4400 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तो जम्मू को लेके ऐसा कोई सर्वे किया गया? देखिए, जम्मू में ऐसा सर्वे तो नहीं किया गया, ऐसा सर्वे करना चाहिए था। हमारी जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो हमारे यहाँ बिजनेसमैन और इंडस्ट्री को के बारे में जो उनका रुख लेके या उनका दुख तकलीफ़ लेके या उनकी पॉलिसीज़ मैटर्स पे जो गवर्नमेंट से बात करते हैं, उन लोगों को डेफिनेटली इस पे काम करना चाहिए। उन्होंने किया नहीं, लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी वो करना चाहिए ताकि हमारे इस जोन को सपोर्ट मिले, क्योंकि हमारे पास टूरिज़्म तो रुका ही रुका है और ट्रेडिंग को जो बहुत बड़ा झटका लगा है उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सफ़र कर रहे हैं। और अगर हम लोग अपनी स्टेट की जीडीपी की बात करें तो हम लोग हो सकता है जो फिगर नेशनल फिगर है उससे भी कहीं बहुत नीचे आ गए हों। और एक मैं आपको रुझान यहाँ बताऊं कि जितने भी मैंने पिछले 10-15 दिन में इन्वेस्टर्स से, एक जनरल पब्लिक के लोगों से, एक ऐसा आदमी जो एक नौकरी वाला है या एक बिजनेसमैन है, उन सब से मैंने जितना भी इंटरेक्ट किया है और जितनी भी बात की है वो एक डर के साए में चले गए हैं। और पिछले रैपिड टेस्ट जितने भी हमारे पिछले 15 दिन 20 दिन में हुए हैं उससे नंबर जो है वो इतना बढ़ गया है शहर में कि एक नॉर्मल बिजनेसमैन की दुकान पे आना, एक ग्रॉसरी वाले की शॉप पे जाना, एक मार्केट में जाना, कमर्शियल सेंटर्स में जाना, पब्लिक जो है वो उससे एकदम डर गई है और इससे हट गई है। और दूसरा, WHO की जो इंडिकेशंस आ रही हैं कि परसों ही जो ऑक्सफोर्ड की सबसे फोरफ्रंट में जो वैक्सीन पे काम हो रहा था, 3rd स्टेज के टेस्ट चल रहे थे, उसमें उनको दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं, पेशेंट्स को साइड इफ़ेक्ट आए हैं, तो उन्होंने वो रोक लिया है। तो कहीं ना कहीं हमें, अगर हमने वैक्सीन के अलावा हमारे पास कोई बड़ा रिज़ल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक हम लोग इस कोरोना के ट्रेंड को रोक नहीं सकते। और उसके लिए हमें साइड इफ़ेक्ट ना हो दवाई में, इम्यूनिटी लेवल 2 साल 3 साल के लिए हमारा हो जाए और हम लोग जितने भी उसको मास लेवल पे प्रोडक्शन करके पूरे वर्ल्ड में उसको फैला पाएँ, जब तक ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी तब तक हम लोग भी इस दहशत से और पूरा विश्व जो है इस बीमारी से नहीं निकल पाएगा। ये सब चीज़ें आने वाले 8 और 9 महीने मेरे को नज़र में आते हैं कि इतना तो कम से कम वक्त जो है ये अभी और लेने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक चीज़ और मैंने नोटिस में लाई है कि ये सब पूरे बिज़नेस कम्युनिटी, एक सर्विस क्लास और एक आम आदमी जो कि अपना कुछ भी काम धंधा दुकानदारी या ट्रेड करता है, वो कंजर्वेटिव हो गए हैं। उन लोगों ने ये सोच लिया है कि जो भी अपने पास पैसा है उसको थोड़ा सा कैश को साइडलाइन करना चाहिए और रखना चाहिए, ताकि आने वाले 6 महीने 8 महीने में उनका बिज़नेस भी सर्वाइव कर पाए और उनके घर का काम भी और रोज़ी रोटी भी चल पाए, ताकि वो लोग जो हैं इस महामारी को पार कर पाएँ। और मेरा अपना भी सजेशन यही है कि बहुत सारे लोग जो बिजनेसमैन, इंडस्ट्री वाले प्रेशर में हैं, वो सोच रहे हैं कि हम लोग लाइन चेंज करें, हम लोग डाइवर्सिफाई करें, हमें वो दूसरी चीज़ें पकड़नी चाहिए। तो उनको इस
इस चीज़ की तरफ नहीं ध्यान करना चाहिए। उनको स्लो एंड स्टडी अपने ही धंधे पे, अपने ही कोर धंधे पे कंसंट्रेट करना चाहिए, ताकि ये टाइम जो चल रहा है किसी तरह निकल जाएगा और ये पास्ट भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, और वापस हम लोग ट्रैक पे आएंगे। लेकिन ये ट्रैक पे आने के लिए और रिकवरी के लिए और वापस हम लोग जीडीपी की पॉजिटिव फिगर में आने के लिए टाइम लगेगा, ये तो ज़रूरी है। सर, एक और अहम सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि हाई स्पीड इंटरनेट वो पिछले 1 साल से बंद है जम्मू कश्मीर में, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बिजनेस पे? देखिए, आज की डेट में इंटरनेट तो लाइफलाइन है। आप पढ़ाई ले लीजिए, बैंकिंग ले लीजिए, एक नॉर्मल बिजनेस ले लीजिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ले लीजिए, एजुकेशन ले लीजिए, मतलब किसी भी फील्ड का आप बात करें, आप इनकम टैक्स और जीएसटी और बाकी टीडीएस और जितनी भी गवर्नमेंट की कंप्लायंस है उनकी रिटर्न्स ले लीजिए, फाइलिंग ले लीजिए, टैक्स सबमिशन ले लीजिए, इन सब चीज़ें तो जो हैं वो बिना इंटरनेट के पॉसिबिलिटी है ही नहीं। डेफिनेटली एक थोड़ा सा रियायत ये है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम लोग जहाँ ऑफिसेज में फ़िक्स लाइंस हैं वहाँ पे वो स्पीड को उन्होंने 2G पे नहीं लाया है, वहाँ पे हम लोग दिक्कतें उसमें भी आती हैं, ओवरलोडिंग होती है सिस्टम की, लेकिन वहाँ पे हम लोग इन चीज़ों को कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा एजुकेशन का सेक्टर जो है यहाँ, जो जिसमें लाखों बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस लेने में बहुत दिक्कत है। ये एक हर जम्मू निवासी और हर स्टेट निवासी की एक कंप्लेंट है कि हम लोग इसको प्रॉपरली, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। ये बैच चलेंगे नहीं चलेंगे, या हम लोग इस साल को उनके कैरियर से निकाल दें, या उसको हम लोग गिने या ना गिने, या ये फॉर्मेलिटी के लिए चल रहा है, या ये इंस्टीट्यूट पैसा अपना और अपने रेकनिंग एक्सपेंसेस के लिए ले रहे हैं, तो कुछ भी चीज़ें इनमें बाहर निकल रही हैं जो लोग बातें कर रहे हैं। बट डेफिनेटली अभी स्टेट की लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी का भी सिचुएशन है, ये लोग असेस कर रहे हैं। 4G का ट्रायल 2 डिस्ट्रिक्ट्स में है। आई होप के वो ट्रायल सक्सेसफुल रहे और आहिस्ता आहिस्ता पूरी स्टेट में रिस्टोर हो, वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम कल ही हमारी स्टेट में आईटी पार्क के लिए हज़ारों कनाल जगह जो है वो शॉर्टलिस्ट करी गई, लेकिन आईटी पार्क स्किल बनाने के लिए और जॉब्स देने के लिए और उन पे काम करने के लिए अगर हमें इंटरनेशनली नेशनली कम्पीट करना है, तो कहीं ना कहीं हमें हाई स्पीड इंटरनेट और 4G के बिना हम लोग नहीं कर पाएंगे। इस पर सीरियसली गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और ये एम्प्लॉयमेंट की मैं इसमें अगर बात करूँ अपॉर्चुनिटीज़ की, तो जितना भी स्टार्टअप्स थे और ऐप पे जितने भी हज़ारों बच्चे और हज़ारों एंटरप्रेन्योर इस बिज़नेस में काम कर रहे थे, उन सबको बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है हमारी स्टेट में। किसी भी चीज़ पे वो लोग अगर काम कर रहे थे, तो जितना जल्दी ये रिस्टोर होगा उतनी जल्दी हम लोग खोई हुई अनएम्प्लॉयमेंट को तो वापस गेन करेंगे ही करेंगे, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी ये जनरेट करने में हमारी मदद करेगा। सर, एक और अहम सवाल कि जिस तरह इंस्टॉलमेंट्स का जो एक बड़ा प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो बड़ी कंपनीज़ हैं जिनको लोन की पेमेंट्स, किस्तों की पेमेंट देनी है, या एक आम आदमी है उसने जो व्हीकल लिया है या होम लोन लिया है, तो उसके लिए हालांकि अभी डेट एक्सटेंड की गई है 28 सितंबर तक, लेकिन इसका किस तरीके से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये इस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट हो पाएंगी? देखिए, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली अगर आपने अपने फाइनेंशियल सिस्टम को इंटैक्ट रखना है, तो ये कहीं ना कहीं ये सब पैसा तो हर आदमी को चुकाना पड़ेगा। चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे हाउस लोन है, चाहे EMIs हैं पर्सनल लोन की, चाहे व्हीकल लोन की, चाहे टर्म लोन है बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स के, ये सब तो इनको देना पड़ेगा इसलिए क्योंकि 9 महीने अगर 7 महीने में इनको मॉनिटोरियम मिला है, तो ऐसा तो नहीं है कि बैंक FDRs पे लोगों को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। वो इंटरेस्ट तो लोगों को मिल रहा है और बैंक को कॉस्ट आ रही है, तो कहीं ना कहीं तो इसको कॉस्ट लोगों को भरनी पड़ेगी। लेकिन कंसर्न ये नहीं है कि भरनी पड़ेगी या नहीं, लेकिन कंसर्न ये है कि वो हम लोग उस स्टेज पे नहीं आ पाए। हम लोगों को 20% अगर लोगों की गवर्नमेंट गारंटी पे फंड्स और मिले भी अपनी वर्किंग कैपिटल के, तो हम लोग जितना भी इंडस्ट्री वाले हैं उन लोगों ने या तो वो वेजेस ड्यूज़ दे दिए अपनी लेबर के, या अपना जो है रॉ मटेरियल परचेज़ किया, या उसकी प्रोडक्शन में उस पैसे ने मदद की। लेकिन ये बात घूम के फिर वहीं आ जाएगी कि अगर हमारी सिस्टम में कंजम्पशन नहीं हो पा रही है, हमारे पास कंज्यूमर के पास बाइंग कैपेसिटी नहीं है,
हमारे सिस्टम में, करेंसी सर्कुलेशन में नहीं है, जी। तो हम लोग इस प्रोड्यूस को अगर कंज्यूम नहीं करते हैं और नहीं कर पाए तो ये दिक्कत बढ़ने वाली है। और ये दोनों तरफ से दिक्कत बढ़ने वाली है, एक मैन्युफैक्चरर के लिए भी बढ़ने वाली है, एक इकोनॉमी के लिए भी बढ़ने वाली है, बैंकिंग के लिए भी बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट को भी इसको टैकल करने में कल को और परेशानी आ सकती है। अगर ये मॉनिटोरियम पीरियड बढ़ाते हैं तो बैंकिंग सिस्टम पे स्ट्रेस आता है, और अगर नहीं बढ़ाते हैं तो हमारी इकोनॉमी और जीडीपी जो ऑलरेडी बहुत प्रेशर में है और प्रेशर में आ जाती है। तो करेंसी सर्कुलेशन और फर्दर अगर अपने को डिसइन्वेस्टमेंट करके बिना इंटरेस्ट के और बिना बॉन्ड्स और डेट्स रेज किए अगर इकोनॉमी में हम लोग पैसा ला सकते हैं, फॉरेन से अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, तो हम लोग इस चीज़ को संभाल पाएँ। लेकिन सिर्फ आप इंटरेस्ट पे डेट रेज करते जाएंगे तो वो इकोनॉमी के लिए भी ख़राब है। अगले साल की बजटरी डेफिसिट की फिगर्स भी बहुत बढ़ने वाली हैं, फिर अगले साल हमें फिर डेट्स रेज करने पड़ेंगे अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। डिसइन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी हम लोग काफ़ी कुछ प्राइवेटाइज कर चुके हैं और बहुत कुछ रह नहीं गया है जिसको हम लोग फर्दर उसके बारे में देख सकें या सोच सकें। तो डेफिनेटली ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिससे इन सब को निकलना पड़ेगा, लेकिन सीरियसली इस पे काम करना पड़ेगा। तो ही हम लोग डिमांड, और मैं फाइनली और शायद मेरी तीसरी बार इसको अपना व्यू और स्ट्रॉन्ग व्यू समझता हूँ कि डिमांड और कंजम्पशन जब तक हम लोग नहीं बढ़ा पाएंगे अपनी इकोनॉमी में, तब तक हम लोग एक अपना वी शेप जो रिवाइवल और जीडीपी की वापसी की बात करते हैं, तब तक हम लोग उस रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। सर, गिरती हुई जीडीपी, मंदी का दौर, कोरोना की दहशत, आप इन सब के बीच में आप कहीं कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है कि कोई किसी के पास अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ पैसा है तो वो कहाँ डाल सकता है, या कौन सा ऐसा सेक्टर है जो हमें उम्मीद दिखाता है कुछ? देखिए, जब भी दुनिया में डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं, डिफ़िकल्ट वक्त से दुनिया आगे भी निकली है और अब भी निकल रही है, तो गोल्ड एक सेफ़ बेट है जिसमें लोग पैसा पार्क करते हैं। और मैं भी रिकमेंड करूँगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस में गोल्ड में पैसा डालना चाहिए ताकि आपका पैसा सेफ़ रहे। और दूसरा, मेजर आप एक्सपेंशंस पे या डाइवर्सिफिकेशन पे पैसा मत डालिए अपने बिज़नेस में। आप उसको थोड़ा कंजर्वेटिव रखिए, थोड़ा गो स्लो रखिए, लेकिन ट्रैक पे रहिए। पैसा जो है अपना बैंकिंग सिस्टम में रखिए ताकि आपका बिज़नेस भी सर्वाइव करे और आपका घर भी बाहर भी सर्वाइव करे। स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूँ, म्यूचुअल फंड्स की, तो वो भी एक अच्छी परफॉर्मेंस इस टाइम पे, जितना कि हम लोग नीचे गए हैं उसके लिहाज से अच्छी लेवल्स पे है, अच्छी परफॉर्मेंस पे है। उसका एक ही मेजर रीज़न है कि पूरी दुनिया जो है, इंडिया की पॉपुलेशन और इंडिया की कंजम्पशन और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, तीनों चीज़ों को वो कनेक्ट कर रही है कि अगर ये कोरोना से दुनिया निकल गई तो जितनी बड़ी मार्केट इंडिया के पास है, हमें कंजम्पशन के लिए अपना जो मैन्युफैक्चरिंग बेस है या अपना जो भी प्रोड्यूस है पूरी वर्ल्ड में, वो हम लोग अगर बेच पाएंगे तो सिर्फ इंडिया ही है जिसमें हम लोग बेच पाएंगे इतनी बड़ी पॉपुलेशन में। तो उस चीज़ को लेते हुए और कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमीज़ पर ने इंडिया पे थोड़ा विश्वास जिताया हुआ है और वो थोड़ा पैसा जो है इंडिया में डाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडियन कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे आ रहा है। ये फ्यूचर सेंटिमेंट्स को डिस्काउंट कर रहे हैं ये लोग कि अच्छा टाइम इसमें कॉरपोरेट वर्ल्ड में इंडिया में ही हमें मिल सकता है बाकी दुनिया से, इसलिए वो। और ये जो भी एक हम लोगों ने स्टॉक मार्केट में रिकवरी देखी है पिछले 4 महीने में, जो लेवल मार्च अप्रैल में चला गया था, हम लोग 2008 की प्राइसेस के लेवल पे चले गए थे जब एक ग्लोबल रिसेशन आया था उस प्राइसेस। लेकिन मैंने एक स्टॉक मार्केट की लिक्विडिटी इतनी बढ़ गई है, बाहर से इतना पैसा आ गया है एक्सक्लूसिवली स्टॉक मार्केट में लगने के लिए कि उसने इस जो एक ट्रेंड था उसको रिवर्स किया है और वापस हम लोग 60-70% अपने फॉल को कवर कर चुके हैं। और आने वाले टाइम पे अगर हम लोग कोविड से निकल जाते हैं, हमारी जीडीपी ट्रैक में आ जाती है अगले 2 साल में, तो हम लोग कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में दोबारा एक नया दौर और नई तेज़ी देख सकते हैं। तो दर्शकों, ये थे अजय कपूर जी, जिन्होंने हमें सारी स्थिति से, इसके हर पहलू से
के बारे में हमें जानकारी दी। तो जो इनसे बातचीत हुई उसका जो मेन जो अगर हम कहें कि उसका जो निचोड़ निकलता है वो ये निकलता है कि आपकी जो जमा पूंजी है, ये जो वक्त चल रहा है उसमें सबसे बड़ी समझदारी है कि उस जमा पूंजी को किस तरीके से आप इन्वेस्ट करें या उसे बचा कर रखें, ताकि ये जो मुश्किल दौर हमारे साथ चल रहा है उससे हम निकल पाएँ, निजात पा पाएँ। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया जी। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1801।